अब देखिए कि क्षेत्रीय दल कैसे राजनीति करते हैं, यह भी आपके लिए आज समझने की बात है। असल में हर राज्य में कोई ना कोई जाति ऐसी जरूर होती है जिसकी जो हिस्सेदारी है कुल वोट शेयर में वो 15% के आसपास या उससे ज्यादा होती है। हर राज्य में एक ऐसी जाति जरूर होती है। क्षेत्रीय पार्टियां सबसे पहले इसी जाति को एकजुट करती हैं और अपने आप को उसी जाति की पार्टी के तौर पर ब्रांड करती है। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव ने सबसे पहले यादव वोट बैंक को मजबूत किया। यही काम लालू यादव ने बिहार में किया। यादव वोट बैंक जो था सबसे पहले उसे अपनी तरफ लाए। यही काम काशीराम ने भी किया था जब वो बीएसपी पार्टी लेकर आए थे और तब उनका फोकस सिर्फ दलित वोटर्स पर था। और काशीराम जब शुरुआत में जो उनके शुरुआती दिन थे पार्टी बनाने के, उस समय वो ये कहते थे कि मेरी रैली में अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो दलित नहीं है तो वो बाहर चला जाए, क्योंकि मुझे दलितों के अलावा किसी का वोट चाहिए ही नहीं। ये वो समय होता है जब ये पार्टियां कहती हैं हमें सरकार नहीं बनानी, हमें चुनाव भी नहीं जीतना, हमें तो बस अपना जो वोट बैंक है उसका प्रतिनिधित्व करना है और उसको न्याय दिलाना है। इसलिए वो पूरा की पूरा जो वोट बैंक है वो उनके साथ आकर खड़ा हो जाता है। वो आप किसी भी रीजनल पार्टी के तौर पर आप देख लीजिए, यही पैटर्न होता है। लेकिन जैसे ही इन नेताओं ने एक जाति और एक समुदाय को अपने साथ एकजुट जब कर लिया, उसके बाद ये सारे नेता जब दूसरा वोट बैंक तलाशते हैं तो उसमें सबसे पहले यही मुस्लिम वोट बैंक को अपने साथ जोड़ते हैं। और जैसे मान लीजिए मुलायम सिंह और लालू यादव को अगर आप लें तो सबसे पहले उन्होंने वाई को कंसोलिडेट किया। वाई मतलब यादवों को। और जब यादव 15-20% उनको मिल गए तो उन्होंने चुपचाप वाई के साथ एम को भी जोड़ दिया। एम यानी मुस्लिम वोट बैंक को जोड़ दिया। और फिर ये जो ब्लॉक बनता है ये 15% प्लस जो मुसलमानों के 10 से 15% और वोट होते हैं, ये बन जाता है कुल मिलाकर 25 से 30% का वोट बैंक। और जिस भी पार्टी के पास क्षेत्रीय दल में अगर आपके पास 25-30% का वोट बैंक है तो आप उस क्षेत्र में एक बड़े प्लेयर बन सकते हैं। और सारी चुनावों में जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उन्होंने यही रणनीति अपनाई है। वो पहले अपनी जाति को अपनी तरफ लाते हैं, अपनी जाति के लोगों को विश्वास दिलाते हैं कि हम उस जाति की पार्टी हैं, और उसके बाद उसमें मुस्लिम वोट बैंक को जोड़ लेते हैं और फिर ये अच्छा बढ़िया ब्लॉक बन जाता है। और आप याद कर लीजिए जब काशीराम आए थे तब उन्होंने सबसे पहले यही कहा कि हम दलितों की पार्टी हैं, हमें दलितों के अलावा किसी के वोट नहीं चाहिए। लेकिन बाद में उसी पार्टी में उन्होंने मुसलमानों को भी जोड़ा, उन्होंने ब्राह्मणों को भी जोड़ा, सवर्णों को भी जोड़ा। और यही काम मुलायम सिंह यादव ने किया, यही काम लालू यादव ने किया, यही काम बाकी के लोगों ने भी किया। अब गुजरात के चुनाव के नतीजे 8 दिसंबर को आएंगे, लेकिन हम आपको यहां एक नंबर बताना चाहते हैं। गुजरात में कुल वोटर्स की संख्या है 4,91,00,000। अगर राउंड फिगर देखें लगभग 5 करोड़ वोटर्स हैं। और अगर आप मान लीजिए कि राज्य में इस बार 60% वोटिंग होती है तो इस हिसाब से चुनाव में कुल मिलाकर 2,94,00,000 वोट पड़ेंगे। 2,94,00,000। बीजेपी का औसत जो वोट शेयर है वो है 49%। और अगर इस बार भी 49% ही रहता है, बढ़ता नहीं है, तो इस हिसाब से उसे मिलेंगे 1,44,00,000 वोट। और अगर ऐसा हो गया तो फिर बीजेपी फिर से गुजरात में अपनी सरकार बहुत ही आसानी से बना लेगी। एक और बात आपके लिए यहां जानने की है कि बीजेपी के गुजरात में बहुत बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता हैं और पार्टी के सदस्य हैं। और ऐसा माना जाता है कि 1 करोड़ से ज्यादा लोग गुजरात में बीजेपी के प्राइमरी मेंबर्स हैं। अब आप सोचिए अगर 1 या 1.25 करोड़ लोग ऐसे हैं जो बीजेपी के साथ औपचारिक रूप से जुड़े हुए हैं तो आपके पास 1.25 करोड़ वोट तो यहीं आ गए। और अगर उनके परिवारों में एक आदमी और वोट डालता है बीजेपी को तो आप समझ लीजिए ये संख्या 2 करोड़ के पार पहुंच जाएगी अगर ऐसा हुआ। हालांकि ये बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है, ऐसा होगा नहीं, लेकिन बड़ी बात यह है कि 1 करोड़ से ज्यादा कार्यकर्ता बीजेपी के पास गुजरात में हैं। और अगर उन्होंने भी वोट डाल दिए अपने सारे और उनके परिवारों ने भी अगर वोट डाल दिए बीजेपी को तो बीजेपी बहुत ही आसानी से सरकार बना लेगी। ये जो एडवांटेज है ये कांग्रेस के पास नहीं है वहां पर, और ये एडवांटेज आम आदमी पार्टी के पास भी गुजरात में नहीं है। लेकिन बड़ी बात यह है आज भी बहुत सारे लोग गुजरात में ये सोचते हैं कि कांग्रेस का कमजोर होना गुजरात की राजनीति के लिए अच्छा नहीं होगा। कांग्रेस का मजबूत रहना गुजरात की राजनीति के लिए अच्छा है। वहां के जो माइनॉरिटी
वोटर्स हैं वो भी यही सोचते हैं। अब देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने आज राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को भारत तोड़ो यात्रा बताया। और आपको याद होगा, कल हमने भी आपको यही कहा था कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में जो लोग दिखाई दे रहे हैं आजकल, असल में वो सब टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य हैं। वो सब भारत को तोड़ने के सपने देखते हैं। ऐसे लोगों के साथ पदयात्रा करके राहुल गांधी भारत को कैसे जोड़ सकते हैं, यही मुद्दा आज प्रधानमंत्री मोदी ने भी उठाया है। આ અમારી ઉત્તર ગુજરાતની ધરતી પાણી વગર તરસતી હોય, અમારું બનાસકાંઠા ધૂળની ડમરીઓમાં ગુજારો કરતું હોય, પાણી માટે મેં વલખા મારતા હોય, અને જેણે પાણીને રોક્યું હોય ને ભાઈ, એ પાપને માફ કરાય? જેણે પાણી રોક્યું હોય ને પાપને માફ કરાય? અરે ઘરમાં પાણી ના હોય ને વટે માર્ગુ જતો હોય ને, तो घरमांथी अर्धो लोटो पानी वटे मार्गू ने पीवड़ाइए। ये हमारा बनासकांठाना संस्कार है भाई। तो आज हमने आपको गुजरात के बारे में वो सारे आंकड़े दिखा दिए। अब आप गुजरात की पिछले 25 साल की राजनीति को अच्छी तरह से समझ चुके हैं। गुजरात के डीएनए को आप अच्छी तरह से समझ चुके हैं। वहां के वोटर्स के डीएनए को आप अच्छी तरह से समझ चुके हैं। आपने देख लिया कि कांग्रेस का क्या पैटर्न रहा है, बीजेपी का क्या अभी तक पैटर्न रहा है, गुजरात के वोटर्स का अभी तक क्या पैटर्न रहा है। और अब मुझे ऐसा लगता है कि आप में से जितने भी लोगों ने आज का शो ध्यान से देखा होगा, अब आप सब गुजरात की राजनीति के एक्सपर्ट्स बन सकते हैं।